जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि थर्ड एक्सल्टेड सेलेस्टियल ट्रेजर अपीयर हो चुका था, जिसे माइटी पीपल सील के नाम से जाना जाता है। इस माइटी पीपल सील को सारे के सारे सीक्रेट एम्परर्स हासिल करना चाहते थे और इसलिए हम देखते हैं कि वो लोग आपस में भी लड़ना शुरू हो गए, जहाँ माइटी पीपल सील एक पोर्टल ओपन करते हुए सी के इल्यूजन के अंदर आ जाती है और उसके पीछे पीछे सारे के सारे गॉड किंग और सीक्रेट एम्परर्स भी अंदर की तरफ आ गए थे। जिस जगह हम देखते हैं कि हुआंगफू एम्परर इस माइटी पीपल सील को हासिल करने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहा था, क्योंकि वो अब एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड बनना चाहता है। वो जानते रहे कि सिर्फ एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड बनने के बाद ही मैं मास्टर चैंगलैन से अपनी बहन की मौत का बदला ले सकता हूँ। लेकिन माइटी पीपल सील तो डुआनमू एम्परर और बाकी के सीक्रेट एम्परर्स को भी चाहिए था, इसलिए हम देखते हैं कि डुआनमू एम्परर हुआंगफू एम्परर के सामने अपने स्पीयर को निकाल कर खड़ा हो जाता है और इन दोनों के दरमियान जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। दूसरी तरफ माइटी पीपल सील यहाँ उस सी केव के अंदर आ जाता है, जो कि दिखने में काफी जरा खतरनाक लग रही थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर पुटाई एम्परर, मू एम्परर और टांग एम्परर्स बाकी के सारे गॉड किंग के साथ उस सी केव के बाहर मौजूद है और ये सब लोग ही उस माइटी पीपल सील को हासिल करने के लिए सी केव के अंदर की तरफ रवाना हो गए, जो देखकर हुआंगफू एम्परर और डुआनमू एम्परर भी अपनी फाइट को छोड़कर सीधे सी केव की तरफ चले जाते हैं। इनके पीछे पीछे हम देखते हैं कि बाकी के कुछ गॉड किंग्स भी आ रहे थे। तभी अचानक वहाँ पर सी गॉड क्वीन भी पहुँच गई, जो कि उन गॉड किंग्स को जान से मार डालती है और वो इवल्स की तरह मुस्कुराते हुए कह रही थी कि इन कीड़ों को जान से मारकर माइटी पीपल सील को तो मैं अपने लिए हासिल करूंगी। दूसरी तरफ नीचे सी केव में हम देखते हैं कि हुआंगफू एम्परर और डुआनमू एम्परर जैसे ही नीचे की तरफ आए, इन दोनों के दरमियान दोबारा से फाइट शुरू हो गई, क्योंकि दोनों ही अपनी पूरी शिद्दत के साथ उस थर्ड सील को हासिल करना चाहते थे। इसलिए हम देखते हैं कि डुआनमू एम्परर ने यहाँ पर उन स्पिरिचुअल सोर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी लाइट्स की पावर को खुद की बॉडी से अनलीश किया, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी। वो स्पिरिचुअल सोर्स को तोड़ने के साथ साथ वहाँ पर मौजूद कुछ गॉड किंग्स को भी जान से मार डालती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डुआनमू एम्परर का साथ देने के लिए उसकी छोटी बहन और साथ ही साथ उसका बेटा यानी कि ब्रदर डुआनमू यू भी पहुँच गया था, लेकिन डुआनमू एम्परर उन दोनों को रोकते हुए कहता है कि तुम दोनों जाकर माइटी पीपल सील को हासिल करो। हुआंगफू एम्परर की फिक्र मत करो, उसे मैं अकेले रोक लूंगा। ये कहती वो अपने क्रिस्टल समन कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुआंगफू एम्परर ने भी अपनी कई सारी स्पिरिचुअल सोर्स को बाहर की तरफ निकाल लिया था। एक तरह से हुआंगफू एम्परर की कई सारी स्पिरिचुअल सोर्स आगे की तरफ हमला करने के लिए बढ़ रही थी। दूसरी तरफ से डुआनमू एम्परर की लाइट एनर्जी तीसी के साथ उन स्पिरिचुअल सोर्स से टकरा रही है। ये सब जब चल रहा था तभी वहाँ पर हुआंगफू एम्परर का भाई भी आ गया था, हुआंगफू ली, जिसे देखकर हुआंगफू एम्परर कहता है कि जाओ माइटी पीपल सील को पकड़ो। जो सुनकर हुआंगफू ली बिल्कुल ऐसे ही करने के लिए वहाँ से रवाना हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके डुआनमू एम्परर हुआंगफू एम्परर पर भारी पड़ने लगा था। इवन के पुटाई एम्परर भी यहाँ पर टांग एम्परस के डोमेन के अंदर फंस जाता है, जिसके अंदर आते ही वो फुर्र से फ्रीज हो गया, जो करके टांग एम्परस को काफी जरा खुश दिखाई दे रही थी। वो कह रही थी कि मेरे इस डोमेन के होते हुए कोई भी हुआंगफू एम्परर की मदद नहीं कर सका, लेकिन शायद उसने पुटाई एम्परर को कम आंक लिया था, क्योंकि वो अपनी पावर्स अनलीश करते हुए खुद को आजाद कर लेता है। साथ ही साथ उसने अपने एक स्टोन पाम टेक्निक का इस्तेमाल करके टांग एम्परस पर भी हमला करने की कोशिश की और इससे पहले कि वो उसे चोट पहुंचा पाता तभी अचानक पीछे से मू एम्परर आ गया, जो कि अपने प्लांट टेंटिकल्स का इस्तेमाल करते हुए स्टोन पाम टेक्निक को फुर्र से जकड़ लेता है, जिससे टांग एम्परर्स को मौका मिल जाता है उस स्टोन पाम टेक्निक को फ्रीज करके चकनाचूर करने का। अब यहाँ पुटाई एम्परर को भी दोनों तरफ से घेर लिया गया था। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि डुआनमू एम्परर, जो कि हुआंगफू एम्परर पर भारी पड़ रहा था, वो उससे कहने लगा कि हुआंगफू एम्परर, बेशक तुम्हारी ये गोल्डन सोर्स पावर काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये मेरी लाइट पावर के सामने कुछ भी नहीं। तुम भी ये बात अच्छे से जानते हो। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊं तो प्लीज मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन हुआंगफू एम्परर ने तो कसम खा ली थी कि वो थर्ड सील को खुद अपने लिए हासिल करेंगे, इसलिए वो किसी भी कीमत पर रुकने वाले नहीं, बल्कि वो अपनी स्पिरिचुअल सोर्ड की एक लहर बनाते हुए तीसी के साथ साइड से यहाँ डुआनमू एम्परर पर हमला बुलवा देते हैं, जिन्हें ब्लॉक करने के लिए डुआनमू एम्परर ने भी अपने स्पीयर को बाहर निकाल
दिया था, लेकिन हुआंगफू एम्परर इसी के साथ नहीं रुकते बल्कि उन्होंने अपने 1000 स्पिरिचुअल सोर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करके एक साथ ही डुआनमू एम्परर पर हमला बोल दिया। वैसे तो ये अटैक काफी ज्यादा टेरिफाइंग था, लेकिन दूसरी तरफ डुआनमू एम्परर भी अपनी लाइट पावर की ट्रू पोटेंशियल का इस्तेमाल करने लगा। इन दोनों के दरमियान ये जबरदस्त फाइट इसी तरह चलती जा रही थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि हुआंगफू एम्परर की एक तलवार आखिरकार डुआनमू एम्परर के हाथ को थोड़ा सा इंजर्ड भी कर देती है। डुआनमू एम्परर तो बस इस खेल को जल्दी से खत्म करना चाहता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रदर डुआनमू यू ने आखिरकार थर्ड सील को ढूंढ लिया। वो अपने फादर और अपनी आंट को फरज से टेलीपैथी के थ्रू बता देता है कि माइटी पीपल सील इस वक्त साउथ वेस्ट सी लियांग के अंदर मौजूद है। जो सुनकर तो डुआनमू एम्परर खुश होते हुए कहता है कि शाबाश, अब बस ये खेल यहीं पर खत्म करते हैं। इसलिए वो हुआंगफू एम्परर से कहने लगा कि माइटी पीपल सील पहले हमें मिल चुका है, अब हुआंगफू एम्परर को अपना टाइम और ज्यादा जाया नहीं करना चाहिए। ये कहती वो अपनी लाइट पावर को हाथ के अंदर इकट्ठा करते हुए उसका इस्तेमाल करके वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करवा देता है, जिसकी वजह से सब लोगों की आंखें चुंधिया गई थी। और डुआनमू एम्परर इसी मौके का फायदा उठाकर तीसी के साथ मूव करते हुए यहाँ ब्रदर डुआनमू से भी आगे निकलकर फरज से यहाँ थर्ड सील के पास पहुँच गया था। और आखिरकार हम देखते हैं कि डुआनमू एम्परर ने माइटी पीपल सील को पकड़ लिया, जिसे हासिल करके डुआनमू एम्परर काफी ज्यादा खुश था। वो फरज से अपने बेटे और अपनी बहन के साथ वहाँ से बाहर की तरफ भागने लगा। हुआंगफू एम्परर, पुटाई एम्परर और बाकी के सारे गॉड किंग्स भी इनके पीछे पीछे आ रहे थे। रास्ते में चलते हुए डुआनमू यू यहाँ पर अपने फादर से सवाल करते हुए पूछता है कि फादर, ये लड़ाई तो आप दोनों की थी ना, तो आप लोग आसपास के मासूम लोगों की जान क्यों ले रहे थे? इस पर डुआनमू एम्परर जवाब देते हुए कहता है कि वो लोग मासूम नहीं, उन गॉड किंग्स ने माइटी पीपल सील के लिए कम्पीट करने की हिम्मत की और इसलिए वो लोग भी मरना डिजर्व करते हैं। सिर्फ 8 सीक्रेट एम्परर डिवाइन रेल्म के सुप्रीम रूलर्स है। हम लोगों का ब्लड लाइन सबसे ज्यादा ऊपर और महान है, इसलिए एक्सल्टेड सेलेस्टियल ट्रेजर सिर्फ हम 8 सीक्रेट एम्परर्स में से किसी के पास जाना चाहिए, ना कि किसी मामूली गॉड किंग लेवल के कल्टिवेटर्स के पास। पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि एक मामूली से गॉड किंग लेवल के कल्टिवेटर को एक्सल्टेड सेलेस्टियल ट्रेजर मिल गए और वो एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड बन गया। असल में डुआनमू एम्परर अनफेदर एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड जाओ याओ की बात कर रहे हैं। डुआनमू एम्परर बताता है कि बाकी के सीक्रेट एम्परर्स इस वक्त काफी ज्यादा कमजोर है, सिर्फ मैं ही हूँ जो कि एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड बनने के काबिल हूँ, ताकि मैं अमन और शांति क्रिएट कर सकूँ। सिर्फ मैं ही सबसे महान हूँ, मैं ही बैलेंस बनाऊंगा। और ये सब कहते हुए डुआनमू एम्परर फौरन बिजली की रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ गया, जहाँ वो उसी पोर्टल का इस्तेमाल करके एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन जाने की सोच रहा था। लेकिन वो देखता है कि उसके सामने तो जाओ एम्परर और जियांग एम्परर मौजूद है। वो परेशान होते हुए सोचने लगा कि अब ये दोनों भी मेरा रास्ता ब्लॉक करेंगे, लेकिन खैर मैं किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाला। जो कहती वो अपने स्पीयर को बाहर की तरफ निकाल कर ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहता है, जाओ एम्परर, जियांग एम्परर, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर जियांग एम्परर जवाब देते हुए कहता है कि अगर तुम लोग इस माइटी पीपल सील के लिए लड़ना चाहते हो तो लड़ते रहो, लेकिन हमसे ऐसी बातें ना कहो क्योंकि हमें कोई शौक नहीं तुम्हारे बीच आने का। जो कहती है जियांग एम्परर और जाओ एम्परर दोनों ने डुआनमू एम्परर के लिए सामने का रास्ता छोड़ दिया था और वो दोनों इस साइड हट गए, जो कि काफी अजीब बात थी। इवन कि डुआनमू एम्परर को भी ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डुआनमू एम्परर जब उनके पास से गुजर रहा था तो जियांग एम्परर और जाओ एम्परर दोनों के चेहरे पर इविल स्माइल थी, क्योंकि वो जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन डुआनमू एम्परर तो इस बात से अनजान था, उल्टा वो खुश होते हुए कह रहा था कि फाइनली माइटी पीपल सील मेरा होगा। यही सोचती वो उस पोर्टल को पार कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्यू भी अपने दोस्तों के साथ ये सब कुछ दूर से देख रहा था और वो कहता है कि एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन कंपटीशन काफी जरा ब्रूटल है। मैं सेबल और हाउफी जब नीचे लोअर रेल में हुआ करते थे तो हमने भी इसी तरह से सफर किया, हमने भी कई मुश्किलें झेली। इंसान कल्टीवेशन अपॉर्चुनिटीज के लिए हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे, सिर्फ ताकतवर होने के लिए, असरने होने के लिए। हमने भी यही रास्ता चूज किया ताकि हम खुद को ताकतवर करके अपने प्यारों की हिफाजत कर सके। लेकिन हमने सोचा था कि डिवाइन रेल में आने के बाद शायद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन देखकर ऐसा लगता नहीं कि ये चीजें कभी भी रुकने वाली है। हमेशा आगे बढ़ने के लिए ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। क्या अंकल जियांगलिन, इसका कोई अंत है भी या हमेशा इसी तरह से लड़ाई झगड़ा होना जरूरी है? क्योंकि ये गॉड किंग कितने हजारों लाखों करोड़ों लोगों से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अंत में क्या हुआ, इनसे भी कोई ताकतवर इन्हें मिल गया जिसके ये लोग शिकार हो गए। मास्टर जियांगलिन जवाब देते हुए कहता है कि ये लोग एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड बनने
की अपॉर्चुनिटी के लिए इस तरह से लड़ रही है, क्योंकि सबको वही अंत लगता है कि उसके बाद कुछ नहीं होगा और ये लोग शांति से रह पाएंगे। किन्यू सवाल करते हुए पूछता है कि क्या वाकई में एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड से ऊपर कुछ नहीं, जिसका जवाब हम तो जानते हैं कि ऊपर मौजूद है यूनिवर्स क्रिएटर, जैसा कि एक है लिनमिंग। पर यूनिवर्स क्रिएटर बनना तो बहुत ही जरा रेयर बात है, ज्यादातर लोग तो इस बारे में जानते ही नहीं। अब तक सिर्फ 2 ही यूनिवर्स क्रिएटर्स हैं, जिनमें से एक है लिनमिंग और दूसरा है हॉनमिंग। हॉनमिंग लिनमिंग से भी ज्यादा ताकतवर है और तीसरा बनेगा किन्यू, जो कि यूनिवर्स क्रिएटर बनने के बाद उसका टाइटल चेंज कर दिया जाएगा और उसका नाम होगा किनमिंग। यहाँ पर किन्यू और मास्टर जियांगलिन जब ये सारी बातें कर रहे थे, पीछे की तरफ किन्यू देखता है कि उसके दोनों बेटे किनसी और किनशोंग आपस में खेल रहे हैं, जिन्हें देखकर किन्यू अपने मन में कहने लगा कि डिवाइन रेल्म काफी जरा क्रूल है। यहाँ पर जो ताकतवर होता है वो हमेशा कमजोर का शिकार करता है, इसलिए मुझे और जरा ताकतवर होना होगा, क्योंकि मैं हर हाल में अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं इनको हमेशा इसी तरह खुश देखना चाहता हूँ। किन्यू की ये कहती सीन शिफ्ट होकर वापस यहाँ डुआनू एम्परर पर आ जाता है, जो कि पोर्टल का इस्तेमाल करके बाहर की तरफ आ गया था और वो काफी जरा खुश था कि आखिरकार उसे माइटी पीपल सील मिल चुका है। अब वो एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड बनने के एक और कदम पास पहुंच चुका है। वो इसी बात को लेकर अभी खुश हो ही रहा था, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्लड सी क्वीन आ गई, जो कि टाइम स्टॉप स्पेल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए डुआनू एम्परर को फनल से फ्रीज करके अपने डोमेन के अंदर फंसा लेती है। और हम देखते हैं कि ब्लड सी क्वीन अपने रियल फॉर्म ज़्यू युन के फॉर्म में आ गई थी, जहाँ ब्लड सी क्वीन डुआनू एम्परर के सामने आते हुए सवाल करके पूछती है कि क्या तुमने मुझे पहचाना। और ब्लड सी क्वीन को देखकर डुआनू एम्परर शॉक होते हुए कहता है कि तुम तो ज़्यू युन हो। इसी के साथ हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि जब पिछली बार एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन कंपटीशन हो रहा था, तब की टाइम ज़्यू युन को भी एक एक्सल्टेड सेलेस्टियल ट्रेजर मिला था, पर चूंकि वो 8 सीक्रेट एम्परर्स के ब्लड लाइन में से नहीं है, तो इसलिए डुआनू एम्परर को लगता था कि इस पर उसका कोई हक नहीं है और वो गुस्से के साथ उसके पीछे पड़ गया था। साथ ही साथ वो उसकी बेइज्जती करते हुए कह रहा था कि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता इस एक्सल्टेड सेलेस्टियल ट्रेजर को हासिल करने का, तुम एक मामूली कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं हो। ये सब कहते हुए वो ज़्यू युन को बुरी तरीके से इंजर्ड करके गिरा देता। सेलेस्टियल गॉड होगा ज़्याओ याओ, जिसे अनफेदर एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड के नाम से भी जाना जाता है, और वो है मिस ज़्यू युन का टीचर, जिससे ज़्यू युन प्यार भी करती थी। और अपने प्यार यानी कि ज़्याओ याओ को एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड बनता हुआ देखकर ज़्यू युन बहुत ही जरा खुश हो गई थी। असल में तब के टाइम ब्लड सी क्वीन बहुत ही साफ दिल की हुआ करती थी। ज़्यू युन इस बात को लेकर खुश थी कि अब एक लोअर रेल्म का कल्टिवेटर एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड बन चुका है, तो इसका मतलब कि डिवाइन रेल्म की सिचुएशन अब पहले से बेहतर हो जाएगी। अब पहले जैसी क्रूएलिटी यहाँ पर नहीं हुआ करेगी, थोड़ा बैलेंस बन जाएगा। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि अनफेदर एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड को फ्रीडम एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड ने बुला लिया था और वो उससे कहता है कि चलो अब तुम्हें डिवाइन रेल्म को छोड़कर हमारे साथ जाना होगा, जिस पर अनफेदर एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड भी वहाँ से रवाना होने लगा। लेकिन जाने से पहले वो ब्लड सी क्वीन की तरफ कुछ बेचते हुए कहने लगा कि ज़्यू युन, तुमने मेरी काफी मदद की, लेकिन अब मैं डिवाइन रेल्म का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए इससे आगे मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। और ये कहते हुए अनफेदर एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड वहाँ से चला गया। लेकिन उसने जो एनर्जी दी थी वो मिस ज़्यू युन को रिकवर कर लेती है, उसके जख्म ठीक हो गए थे। साथ ही साथ हमें जानने को मिलता है कि ये तो लॉ ऑफ टाइम की इनसाइट्स है, यानी कि इन्हीं इनसाइट्स की वजह से वो टाइम लॉ को थोड़ा अच्छे से समझ पाई और सेकंड स्टेप में इंटर कर पाई, जिसकी वजह से अब ब्लड सी क्वीन भी टाइम स्टॉप कर सकी है। पर एक बार जब अनफेदर एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड चला गया तो वो वापस लौट कर नहीं आया था। ज़्यू युन तो इससे इमोशनल थी ही, लेकिन दूसरी तरफ डुआनू एम्परर को इस बात से काफी गुस्सा आ रहा था कि ज़्यू युन ने क्यों ज़्याओ याओ की मदद की। इसलिए अनफेदर एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड के जाने के बाद डुआनू एम्परर ने जानबूझकर ज़्यू युन को और जरा टॉर्चर किया। तब के टाइम ब्लड सी क्वीन कमजोर थी, लेकिन अब पासा पलट चुका है। ब्लड सी क्वीन ने डुआनू एम्परर को जकड़ लिया था और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए कह रही थी कि तुम्हें एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड की कुर्सी नहीं मिली, इसलिए तुमने अपना सारा गुस्सा मुझ पर उतारा। तुम एक बहुत ही घटिया बंदे हो। तुम्हें लगता है कि लोअर रेल्म से आए हुए हम असेंडेंट कल्टिवेटर्स कुछ भी नहीं है सिवाय कीड़े मकोड़ों के, और तुम लोगों की क्रूएलिटी ने ही ज़्यू युन को इस ब्लड सी क्वीन में बदल दिया। जो सब कहती वो अपने असली ब्लड सी क्वीन रूप में आ जाती है, जिसके
बाद उसने अपने हाथ में एक ब्लड स्पीयर समन कर लिया था और वो इसके इस्तेमाल करके डुआनवो एम्परर पर हमला करते हुए कहती है कि मरने के लिए तैयार हो जा। जिस स्पीयर अटैक को ब्लॉक करने के लिए डुआनवो एम्परर ने भी फौरन से अपने सोर्ड स्पेल को बाहरी की तरफ निकाल लिया था, लेकिन दूसरी तरफ ब्लड सी क्वीन अपने स्पीयर पर लगातार ताकत बढ़ाते हुए कह रही थी कि मेरी इस अटैक से तुम्हारा सोर्ड स्पेल भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। आज तुम्हारी कहानी यहीं पर खत्म होगी और तुम मारे जाओगे। ब्लड सी क्वीन की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि उसके प्रोटेक्टिव बैरियर में धीरे धीरे करके क्रैक्स आना शुरू हो गए और आखिरकार हम देखते हैं कि उसकी शील्ड पेनिट्रेट करके यहाँ पर ब्लड सी क्वीन ने अपने स्पीयर को डुआनवो एम्परर के माथे में गुंसा दिया था, जहाँ पर डुआनवो एम्परर को यकीन नहीं आ रहा था कि वो एक मामूली लड़की के हाथों आखिर कैसे मारा जा सकता है, क्योंकि वो तो एक सीक्रेट एम्परर है, महान सीक्रेट एम्परर। और यहाँ इसी के साथ डुआनवो एम्परर की मौत हो जाती है। डुआनवो एम्परर के मरने के बाद ब्लड सी क्वीन ने उससे माइटी पीपल सील तो ले लिया था, इवन कि वो उसका लाइट सोर्ड स्पेल भी ले लेती है, जिन्हें लेने के बाद वो खुश होते हुए फौरन एक्साल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन से बाहर की तरफ रवाना हो गए। किनी और मास्टर जियांगलिन भी ये सब देख रहे थे, जहाँ पर मास्टर जियांगलिन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो पूरी तरीके से शॉक होती हुई कह रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ब्लड सी क्वीन ने एक सीक्रेट एम्परर को जान से मार डाला। जब से ये डिवाइन रेल्म बना है ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, ये पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। लगता है कि वक्त बदल रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लड सी क्वीन भी एक्साल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन से बाहर की तरफ निकल आई थी, जहाँ वो माइटी पीपल सील को बाहर की तरफ निकाल कर खुश होती हुई कह रही थी कि आखिरकार अंत में माइटी पीपल सील मेरा हुआ। लेकिन तभी अचानक उसकी तरफ एक तलवार घूमती हुई तीसी के साथ आ जाती है, जिसे ब्लड सी क्वीन ने डॉज कर लिया और हमें देखने को मिलता है कि ये तलवार किसी और की नहीं बल्कि असुरा गॉड किंग की थी, जो कि ब्लड सी क्वीन के सामने आ चुका है। और जैसा कि हम जानते हैं कि माइटी स्काई सील को हासिल करने के बाद असुरा गॉड ने कसम खाई थी कि वो एक्साल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन के अंदर नहीं आएगा, लेकिन वो बाहर किसी से भी एक्साल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन का ट्रेजर छीन सकता है। ब्लड सी क्वीन भी इसलिए असुरा गॉड किंग से सवाल करते हुए पूछती है कि क्या तुम वाकई में मुझसे फाइट करना चाहते हो, जिस पर असुरा गॉड किंग अपनी पावर्स अनलीश करते हुए शर्टलेस फॉर्म में आते हुए कहता है कि हाँ, इंटेंशन तो मेरा यही है, इसके बगैर तो मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाला। जिस पर ब्लड सी क्वीन हंसते हुए कहती है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं अपनी मर्जी से जब चाहूँ रुकूंगी और जब चाहूँ चली जाऊंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर उस पोर्टल से बाकी के सीक्रेट एम्परर्स और गॉड किंग्स भी निकल कर बाहर आ गए थे, जहाँ पर डुआनवो एम्परर की छोटी बहन अपने भाई को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी तलवार को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर सब लोग समझ गए थे कि डुआनवो एम्परर मारा गया है। जो जानकर तो डुआनवो एम्परर की छोटी बहन को बहुत बड़ा झटका लगा और वो इमोशनल होकर गुस्से के साथ कहने लगी कि जिसने मेरे भाई की जान ली है, मैं उससे बाहर की तरफ उन्हें ब्लड सी क्वीन और असुरा गॉड किंग देखने को मिले, जहाँ पर जावा एम्परर कह रहा था कि 8 सीक्रेट एम्परर्स की ये कुर्सी हमें हेवन की तरफ से मिली है। हेवन भी यही चाहता है कि हम 8 ग्रेट क्लैन ही डिवाइन रेल्म पर रूल करें। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एक होली एम्परर को जान से मारकर डिवाइन रेल्म के ऑर्डर को डिसरप्ट करने की? ये एक बहुत बड़ा गुनाह है जिसकी कोई भी माफी नहीं। जियांग एम्परर भी कहने लगा कि तुमने हेवन की मर्जी की मुखालफत की है, इसलिए अब तुम पर बिना कोई रहम करे ही तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। ये सब सुनकर ब्लड सी क्वीन भी फौरन से अपने ब्लड स्पीयर को बाहर की तरफ निकालते हुए कहती है कि अच्छा ऐसी बात है तो आ जाओ। जो देखकर बाकी के जो 7 सीक्रेट एम्परर्स थे वो भी अपनी पावर्स अनलीश करते हुए अपने अपने सोर्स पल को बाहर की तरफ निकालकर हवा में बेचने लगे, जिस पर ब्लड सी क्वीन कहने लगी कि तुम लोग अपने क्लैन गार्डिंग ट्रेजर्स का इस्तेमाल करना चाहते हो मुझे सरप्राइज करने के लिए, लेकिन अब तो मेरे पास भी बिल्कुल एक ऐसा ही सोर्स पल मौजूद है, लगता है कि मुझे उसका इस्तेमाल करना होगा। जो कहती वो डुआनवो एम्परर के लाइट सोर्स पल को बाहर की तरफ निकाल लेती है ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके। पर जब ब्लड सी क्वीन ने अपनी एनर्जी यहाँ सोर्स पल के अंदर बेचने की कोशिश करी ताकि वो उसकी मालकिन बन सके, तो वो उसके खिलाफ रेजिस्ट करने लगा। जो देखकर तो ब्लड सी क्वीन भी सरप्राइज हो गई कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इस ट्रेजर के मालिक को तो मैंने जान से मार दिया है, तो आखिर ये मेरे खिलाफ रेजिस्ट कैसे कर सकता है। ब्लड सी क्वीन जब ये सब कह रही थी तभी अचानक वो सोर्स पल ट्रेजर हवा की ऊंचाइयों में जाते हुए आसपास की जगह को स्कैन करने लगा और वो डुआनवो एम्परर की छोटी बहन को देखकर तो उसे अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे अपनी तरफ खींच लेता है। जो देखकर ब्लड सी क्वीन उसे रोकना चाहती थी, लेकिन एक पावरफुल एनर्जी शॉकवेव के साथ यहाँ पर उस सोर्स पल ने ब्लड सी क्वीन को पीछे की तरफ धकेल दिया। ब्लड सी क्वीन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सोर्स पल यहाँ पर उस लड़की को अपना ऑनर चूज कर लेता है और अब ये नई डुआनवो एम्प्रेस बन चुकी। इवन की किन्यो भी ये देखकर शॉक हो गया था। वो हैरान होते हुए कहता है
कि ये टॉप ग्रेड का ओरिजिन सोल ट्रेजर है। आखिर इतनी आसानी के साथ इसे कोई रिफाइन कैसे कर सकता है? इस पर मास्टर जैंगलिन जवाब देते हुए कहते हैं कि वो क्लैन गार्डिंग ट्रेजर है, क्योंकि अपने क्लैन के अलावा किसी और को अपने मालिक के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करते। वो बस सिर्फ अपने क्लैन के ब्लड लाइन को ही रिकॉग्नाइज करते और उन्हें अपने मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं। जब ये डिवाइन रेल्म शुरू में बना था तो हेवन की तरफ से 8 ग्रेड क्लैन को इस तरह के 8 क्लैन गार्डनिंग ट्रेजर्स मिले थे, जो हर एक अलग अलग ट्रेजर अलग अलग क्लैन के ब्लड लाइन के साथ परफेक्टली मैच हो गया। उसके बाद से ये कानून चलता रहा कि सिर्फ मैचिंग ब्लड लाइन वाले बंदे के साथ ही ये सोर्स स्पेल फौरन से रिफाइन हो जाएगा। जिस पर किन्यू जवाब देते हुए कहता है, क्या चाहते हो? इसका मतलब कि ये सोर्स स्पेल जनरेशन टू जनरेशन सिर्फ 8 सीक्रेट ग्रेड क्लैंस में ही पास ऑन होते आ रहे हैं। लेकिन फिर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जैसा कि शेंटू एम्परर के पास फायर सोर्स स्पेल है, वैसा ही एक सोर्स स्पेल लिन मिंग ने मेरे बेटे किन्सी को दिया था और उसने मेरी बेटे की बॉडी के अंदर उससे रिफाइन भी करवा दिया। तो आखिर ये हुआ कैसे? इस पर मास्टर जैंगलिन जवाब देते हुए कहता है कि इतना तो मैं भी नहीं जानता। और दोस्तों, इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों को दे देता हूँ। किन्यू जिस यूनिवर्स में बड़ा हुआ उस यूनिवर्स को लिन मिंग ने बनाया है। जैसे किन्यू अपने यूनिवर्स के अंदर जो करना चाहे वो कर सकता है, वैसे लिन मिंग यहाँ पर जो करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन ये बात फिलहाल इन लोगों को मालूम नहीं। यहाँ पर मास्टर जैंगलिन कहता है कि मैं तो बस सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि जो 8 सोर्स स्पेल ट्रेजर्स है वो एक एक सीक्रेट एम्परर के साथ लिंक्ड है, और जब भी वो सीक्रेट एम्परर मरेगा तो उसी सीक्रेट एम्परर के ब्लड लाइन के नेक्स्ट जनरेशन में से कोई बंदा उस सोर्स स्पेल का मास्टर बन जाएगा। जो सारी बातें किन्यू भी सुन रहा था और वो अपने मन में सोच रहा था कि मेरा जो सेकंड ब्रदर लिन मिंग है वो काफी सारा मिस्टीरियस है। उसने एक ऐसी इम्पॉसिबल चीज कर दी है जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं। इसका मतलब कि वो इस यूनिवर्स में काफी चीजें कंट्रोल कर सकता है। अब किन्यू को भी समझ आ रहा था कि आखिर लिन मिंग कौन हो सकता है, और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट कर देना। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी अभी कुछ ही घंटों बाद आप लोगों के लिए मैं रिलीज कर दूंगा।